नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अब अपनी ही कक्षा 11 का अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। आपने पिछली कक्षा में विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव, आवेश की प्रकृति आदि कई कॉन्सेप्ट का आपने अध्ययन किया था। अब उसी क्रम में बढ़ते हुए जानते हैं वैद्युत विभव। तो उस वैद्युत विभव ये क्या चीज़ है, ये हम अब पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कहीं कहीं पर ऊपर एक पानी रखा हो, तल हो कोई ऊंचाई पर स्थित, और एक नीचे पर तल हो, तो जल का प्रवाह किधर होगा? हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे। या आप जब बैटरी अपने मोबाइल की चार्ज करते हो तो कब चार्ज होती है? जब किसी दूसरी बैटरी से दूसरी छोटी बैटरी पे आना होता है। अथवा ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपने देखा होगा कि अगर कहीं गर्म है कहीं ठंडा है तो होता क्या है? एक उच्च ताप है, एक निम्न ताप है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा प्रवाह होती। तो वैसे ही आवेश के क्षेत्र में जब बात की जाती है तो एक उच्च कुछ क्या वही कुछ, जो हम जैसे उसमें ताप बनता था उच्च ताप, उसमें उच्च गुरुत्वीय तल, तो वो उच्च, वो जो शब्द का नाम है वो क्या होगा? वो विभव ही कहलाएगा। ये कॉमन एक नॉर्मल समझने के लिए है, मोटा मोटा चीज़। तो अर्थात प्रवाह, जब यह हम ऐसा कहें कि विद्युत विभव वह कारण है जो आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। तो उच्च विभव है, निम्न विभव है। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट का है, तो वोल्ट जो आपने सुना हो कॉमन चीज में, आपने 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, 9 वोल्ट, ये सब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा। इतने वोल्ट की बैटरी, वो जो वोल्ट है वो क्या बताता है? वो वैद्युत विभव ही बताता है। वो जो वोल्ट है वो क्या बता रहा है? जब 12 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, तो क्या है 12 वोल्ट की? वो 12 वोल्ट विभव है उसका। मेरे पास 3 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट का सेल है, तो उस सेल को चार्ज करना है तो 12 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, सेल चार्ज कर तो आवेश आएगा और वो चार्जिंग हो जाएगी। ऐसे पावर बैंक होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने इस चैप्टर के आधार पर पढ़ते हैं, आपके टॉपिक के आधार पर पढ़ते हैं और जानते हैं कि विद्युत विभव है क्या। तो जरा बात करते हैं कि मान मेरे पास कोई एक आवेश है, क्यों? उसके आसपास क्या होगा? उसके आसपास होगा विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई एक परीक्षण आवेश खूब दूर से लेके आ रहे हैं। अब जब इस पर लाएंगे इस क्षेत्र के पास में, तो क्या होगा? जरा इमेजिन करिए। ये इसकी दिशा है ऐसी, मान लो यहाँ कहीं दूर है और ये ऐसे ऐसे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर रख दिया गया आकर के। तो जहाँ से भी वो लाया गया है, सपोज वो अनंत से लाया गया, कहाँ से लाया गया है? अब एग्जैक्ट परिभाषा की तरफ चल रहे हैं हम लोग कि अनंत से लाए गए परीक्षण आवेश पर, जब ऐसे लाया गया इस पर, तो जो कि ये भी क्यू है प्लस का, परीक्षण आवेश जो प्लस का ले रखा है, ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को ऐसे धक्का देंगे, प्लस प्लस लड़ेगा ना। तो जब प्रतिकर्षित करेगा तो होगा क्या? अब हम इसके बाद भी हम इसको लेके आ रहे हैं, तो वो जो प्रतिकर्षण बल कूलाम का लग रहा है, वही कूलाम नियम ही तो लगेगा इसमें। वो प्रतिकर्षण बल के हम विरुद्ध ऐसे कार्य करते हुए ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले आए। मान लीजिए इस क्षेत्र में ये r दूरी हमने चला ली, डेल्टा r मान लीजिए छोटा सा, तो यहाँ से यहाँ तक इस बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ा हमें ना। तो वो जो कार्य है वो कार्य ही कहलाता है विद्युत विभव। अगर हम परिभाषा की बात करें, एग्जैक्ट परिभाषा की बात करें, तो V मतलब वही विभव। वैसे तो इसको पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन ये प्रदर्शित किया जाता है V से। V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। एक एग्जैक्ट किताबों में, परिभाषाओं में समझने के बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन हमारे पास सब में समय नहीं लॉस करना। टीचर है, स्टाइल से उतना पढ़ो कम समय में बढ़िया चीज़ समझ में आ जाए। अब ये हमने एक सिंबल बनाया यहाँ पे, इनफाइनाइट, मतलब क्या कि किसी, अब ये अगर यदि ये क्या हो जाए, मैं आपको परिभाषा, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप परिभाषा निकालना सीखना। अब क्यू है तो कूलाम, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू
कब? जब Q नॉट इक्वल टू 1। अब परिभाषा हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप रट्टा मारने बैठोगे तो पागल हो जाओगे, रट्टा नहीं मारोगे तो परिभाषा आसानी से निकालना सीख जाओगे। एग्जैक्ट पोजीशन देखना, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्या कठिन है इसमें? किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है विद्युत विभव। और यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है तो सिंपल सा है, दिशा का कोई टेंशन नहीं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका आप विमीय विश्लेषण से भी विभव भी निकाल सकते हो, बहुत आसान होता है, तो उस पर हम समय लास्ट नहीं करेंगे। अब एक बात आती है विभव, तो आप जान गए। अब एक पॉइंट आता है विभवांतर। समझना, आपने जाना अभी विभव और विभवांतर। अब ये हम कैसे देखें, ये क्या होता है? अब हमको ये समझना है कि जैसे हमने देखा कि अनंत से किसी आवेश परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, अब वो कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। अब उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे बल लगे होंगे, कितना कितना क्या हुआ होगा, तो इसकी गणना करना बहुत कठिन है। हमको जरूरत पड़ती है डिफरेंस की, विभवांतर। विभवांतर यानी विभव में अंतर की, इस बिंदु पर इस बिंदु पे बीच में विभव में क्या डिफरेंस था, और उसी आधार पे तो हम कार्य देखेंगे। अब सपोज देखना, सपोज हमारे पास, अब आपको समझाने के लिए देखना बहुत इजी कर रहा हूं, एकदम इजी। यहाँ पे Q नॉट था, यहाँ पे कोई बिंदु है A, यहाँ कोई बिंदु मान लो B है, और यहाँ आगे जाए तो यहाँ अनंत। अब वो अनंत से आया, यहाँ पर आया, इस बिंदु पर विभव कुछ अलग होगा, इस बिंदु पर विभव अलग होगा। अगर हम डेरिवेशन की बात करते हैं, विभवांतर की बात करते हैं, तो अब समझते हैं इसी आधार पे विभवांतर के लिए कैसे शो करेंगे हम। वही आपने पता है विभव वही है, तो V A बिंदु पर कितना होगा, तो A बिंदु ये है ना, यहाँ अनंत से A बिंदु पर लाए तो VA लिख दिया हमने, कितना हुआ W अनंत A, अनंत मतलब अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य बटे Q0। समझ रहे हैं ना? अब इस बिंदु पर देखा जाए तो B इज इक्वल टू, तो W अनंत B Q0। क्या कठिन है? कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। अब हमको समझना कैसे, ये देखना है। इस बिंदु पर VA निकला, यानी इस बिंदु का विभव, इस बिंदु पर VB लिख दिया, इस बिंदु का विभव, और फिर विभव अंतर इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो अंतर निकालना सीधा सीधी सी बात है, VA माइनस VB। अच्छा जरा सोचिए, ये मैंने VA माइनस VB ही क्यों किया, ये समझना है। VA माइनस VB क्यों किया? तो कार्य ज़्यादा किस में करना पड़ेगा? ये अनंत से आ रहा है, B इसकी दूरी ज़्यादा है ना, तो ये जब ज़्यादा दूरी है तो ये कम कार्य करेगा, मतलब ज़्यादा कार्य करेगा इस पे, ये और अंदर तक लाएगा, बल के विरुद्ध और खींच रहा है अंदर तक, तो इसका दूरी बढ़ गई तो इसमें कार्य और बढ़ेगा, इसलिए VA माइनस VB किया। और जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस कर दीजिए, अनंत A Q नॉट। ये एकदम सिंपल सा गणित है, इसमें कोई गणित नहीं है, सिंपल सा ऐसे करके Q नॉट कर दीजिए। ये कॉमन कर लीजिए, अनंत अनंत का कोई मतलब नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो VA माइनस VB इक्वल टू WA माइनस WB, और कॉमन ले लिया हमने Q नॉट। ये फार्मूला किसका निकल आया आपका? ये फार्मूला निकल आया विभवांतर का। इसमें क्या कठिन है? कुछ कठिन लगा हो तो बताइए। किसी भी बिंदु पर विभवांतर निकालना है, अलग अलग कार्य निकालिए, अदिश राशि है उनका अंतर निकाल दीजिए। अभी एक टॉपिक आगे आपको आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक आएगा। और जब स्थिर की बात करें, स्थिर विद्युत विभव,
वो भी सेम चीज़, किसी बिंदु पर इतना ही तो मिलेगा विभव। और ये कैसे होगा? अब स्थिर की बात होगी, समझना भी, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव। अब इस स्थिर का क्या मतलब होता है, हम ये समझने जा रहे हैं। देखो अंतर तो समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन लगभग समझ में आ गई होगी, इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो तब भी आप मुझे बताओगे, उसका सलूशन जरूर दूंगा। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि विद्युत विभव कहा जाए, जब स्थिर की जब बात की जाए तो स्थिर में ये समझ लीजिए कि वो किसी भी बिंदु पर वही स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था की किसी एक क्षण जब हम गणना करेंगे तो कोई एक क्षण होगा, वो क्षण स्थिर मानते हुए हम ये देखेंगे कि इस बिंदु पर अनंत से उस परीक्षण आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, जो कार्य करना पड़ेगा वही इस बिंदु पर स्थिर विद्युत विभव कहलाएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। मेथड इसके 3-4 मेथड हैं। मैं मैथ का मेथड, जो मैथ वाला मेथड है उसका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, ताकि मेरे बायोलॉजी वाले छात्रों को कठिनाई ना हो। बायोलॉजी वाला कंसेप्ट तो मैथ वाले आसानी समझ जाएंगे और उनको सब सरल भी रहेगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो बाद में कमेंट कर सकते हैं, मैथ वाला स्टेप भी क्लियर कर दूंगा अगर आप कन्फ्यूज है तो विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव। अभी समझना, ये कोई बिंदु आवेश है, सपोज यहाँ पर इसका मान यहाँ पे कितना है, प्लस का क्यू है। अब चूंकि विभव निकालना है तो आप विभव परिभाषा पढ़ चुके हो कि अनंत से किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विभव कहलाता है। अब मान लीजिए यहाँ कहीं अनंत है, बहुत दूर कहीं अनंत ये मान लीजिए यहाँ जब अनंत है। अब यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ मान लो ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। अब ऐसे अब जब हम उस परीक्षण आवेश Q नॉट को लाके आते हैं तो पहले कहाँ लाए होंगे, पहले यहाँ से चले होंगे। इसकी दूरी मान लीजिए इस वाले की कितनी है, सपोज R1 है, इस वाले की दूरी मान लीजिए R2 है। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, इस वाले की R3 है, ऐसे कर सकते हो, R4 R अनंत। अब अनंत से हमने लाना शुरू किया तो आपने पढ़ा है कि पहले क्या होता है, विद्युत क्षेत्र पे जो बल लगेगा, ये चूँकि Q है ना तो बल लगना शुरू हुआ और बल के विपरीत विस्थापन होगा। तो यहाँ पर कितना बल लगेगा, FA पर। कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए FA पर, तो कूलाम बल क्या होता है आप जानते हो, FAB के बीच कितना बल लगेगा, FA पर, ठीक है। FA यानी इस बिंदु पर कितना बल लगेगा, तो बल का सूत्र जानते हो, 1/4πε0। Q ये है और Q नॉट दूसरा वाला Q नॉट, बीच की दूरी इनकी कितनी है, R1 का स्क्वायर, ठीक। अब इसका दूसरा बल देख लीजिए, मान लीजिए FB 1/4πε0 Q नॉट R2 का स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है बल का। अब चूंकि छोटे छोटे दूरियों पे हमने गणना करनी है, एक छोटी दूरी पर गणना कर रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसका संपूर्ण गणना करने के लिए क्या माध्य निकाल लेते हैं, बल का माध्य। क्योंकि ये बहुत छोटी दूरी है इसलिए इसका समांतर माध्य, इसलिए कि सरल माध्य नहीं रहेगा, इसका गुणात्मक माध्य प्रयोग करेंगे और वो माध्य बल होगा, कितना होगा, FAB। इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप जान लीजिए, थोड़ा सा बायोलॉजी वाले भी, FA × FB का अंडर रूट। और जब इसका अंडर रूट करें तो ये फार्मूला क्या निकलेगा, ये इनका ये निकलेगा 1/4πε0 Q नॉट R1 का स्क्वायर डॉट 1/4πε0 Q नॉट R2 का स्क्वायर। अब ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर में हट जाएंगे, दो डबल चीज़ें बाहर आ जाएंगी, तो कुल बल बन गया FAB = 1/4πε0 Q नॉट R1 × R2। ये क्लियर हो चुका होगा, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं। ये हो गया बल। अब चूंकि जो होता है वो है क्या, ये है कार्य, क्योंकि किए गए कार्य। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब समझिएगा,
बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब ये प्लस क्यू है, यहाँ से क्यू नॉट ये भी प्लस का है। जब ऐसे आ रहे हैं दोनों प्लस के हैं तो बल किधर लगेगा? बल लगेगा ऐसे, ऐसे लगेगा ना। और हम लाइक कैसे आ रहे हैं? लेके हमको उसको ऐसे आ रहे हैं, और जो बल कार्य कर रहा है वो ऐसे कार्य कर रहा है, विस्थापन ऐसे हो रहा है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। बल की दिशा ऐसी, विस्थापन ऐसे, तो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन यहाँ से यहाँ तक आया, ये था R2, ये था R1, ये उल्टा होगा, माइनस में होगा। तो क्या बनेगा? अब हम सीधा कार्य की बात करते हैं। किया गया कार्य कहाँ पर किया गया कार्य? खाली दो बिंदुओं की बात करते हैं, बी और ए के बीच में। तो कार्य WAB इक्वल टू क्या होगा? FAB इंटू बल की दिशा में विस्थापन कितना? B माइनस ए, यानी B माइनस ए। B माइनस ए का मतलब मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट बाई R1 R2। B माइनस ए मतलब R2 माइनस R1। समझ गए ना? ये क्लियर हो रहा है? अच्छी बात है। अब ये इसको अंदर गुणा करा देंगे तो R1 R2 कट जाएगा, इतना समझ जाएंगे आप। इसको अंदर करेंगे तो बन जाएगा WAB इज इक्वल टू 1/4 पाई। आपको शायद दिख नहीं पा रहा होगा, कोई बात नहीं। अब देखें ये और ये Q नॉट, और ये अंदर जब आएगा तो 1/, ये R2 कट जाएगा तो 1/R1 माइनस ये R1 कट जाएगा तो 1/R2। ये हमने किस बिंदु के बीच निकाला? ये हमने केवल एक बिंदु के बीच निकाला। जहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो आप जरूर बताइएगा। ये WAB हमने निकाला केवल A और B के बीच में। अब ऐसे यहाँ से देखिएगा, समझिएगा, ये चीज़ कॉमन हो गई, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट एक कॉमन पॉइंट निकल आया। अब बचा क्या? अब हमारे पास बचा केवल दूरियों की बात। तो R1 माइनस R2 थी, R1 1/R2, R1 माइनस 1/R2। तो अगर हम B और C के बीच निकालेंगे तो इनकी वजह से हो जाएगा। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन बहुत आसान है। एक बार समझना है तो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा? WBC के बीच निकालेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी 1/4 पाई 1/, Q नॉट 1/BC की भी दूर निकाल लो R3 माइनस 1/R2। समझना? अब ऐसे ही एंड सो ऑन, इसी प्रकार W, अब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ अनंत, उनके बीच अगर निकालिए तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट। अब यहाँ क्या होगा? 1/, कुछ भी, ये अनंत हो जाएगा, माइनस 1/, यहाँ कुछ भी उसके पीछे अनंत के पहले जो भी रहा हो। अब जरा देखिए, हमने पढ़ा था कि किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पर लाने में किया गया कुल कार्य। अब कुल कार्य, तो कुल कार्य की गणना करने के लिए क्या होगा? अलग अलग जो मैंने छोटे छोटे बिंदु ले रखे हैं उन बिंदुओं को इकट्ठा जोड़ दीजिए, तो कुल कार्य बराबर। अब मैं ये क्लियर होगा, यहाँ साफ करता हूँ क्योंकि मैं बार बार क्लियर होगा तो मज़ा नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगी। क्लियर हो गया होगा, मैं यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बाद में नोट कर सकते हैं। इसकी आपको नोट्स बाद में मिलेंगी, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें, और जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए निस्संदेह आप क्लियर बताएं, मैं उसका कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अब हमने देखा कि ये WAB, WBC, फिर WCD, WDE ऐसे डाटा करके W अनंत तक बहुत सारे कार्य हुए, तो दो बिंदुओं के बीच में हमने निकाले। उन सारे कार्यों को समाकलन रूप जोड़ दीजिए। अगर यही मैथ वाले होते हैं वो एक सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं, समाकलन कर देते हैं। लेकिन आप समाकलन अवकलन की टेंशन में मत पड़िए, आप बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। बायोलॉजी वाले स्पेशल करके मेरे साथ फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। तो अब आप देखते हैं कुल कार्य। कुल कार्य क्या होगा? W इक्वल टू क्या होगा? WAB प्लस WBC प्लस डॉट 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 सीधा
W डाटा अनंत। अब इन सब कारों को जोड़ लेंगे, जब जोड़ लेंगे सब कॉमन पॉइंट बाहर निकालो, इसमें सब में कॉमन है 1/4πε0 और Q और Q0 ये तो सब में कॉमन मिलेगा। अब यहाँ अंदर क्या बचा 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि सदिश राशि है जोड़ने का टेंशन है, सीधा जोड़ते चलिए प्लस 1/R3 माइनस 1/R2 R3 माइनस 1/R2। सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ ये गड़बड़ किया हमने। R2 माइनस R1 पहले ये था ना, गलती से लिख दिया था, ये R1 माइनस R2, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए R2 माइनस R3। सॉरी यहाँ पर भी ऐसे कुछ भी डॉट 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 यहाँ अनंत होना चाहिए ये। तो यह क्या बनेगा, अब यहाँ R2 है प्लस का, तो ये प्लस का R2 माइनस 1/R3, फिर प्लस ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे माइनस 1/∞। अब जरा समझिए ये 1/R1 1/R2 ये प्लस का, ये प्लस माइनस, ये देखो प्लस का 1/R2 ये माइनस का 1/R2, ऐसे ही आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और अंत में क्या होगा ये सब आपस में कट जाएंगे। बचे क्या, एक आगे वाला पद एक पीछे वाला पद। तो फाइनल क्या बचा आपके पास, आपके पास फाइनल बचा W = 1/4πε0 Q0 1/R1 माइनस 1/अनंत। अब 1/अनंत का मतलब कुछ होता नहीं, वो उसका मतलब 0 ही मानिए, अनंत का किस में भाग देंगे। तो ये हो गया समाप्त। तो बचा क्या आपके पास, नगण्य कर सकते हैं, उसको कुछ भी कर सकते हैं आप लिखने के तौर पे, वो 1/अनंत का मतलब नगण्य, Q0/R1। ये निकला किया गया कुल कार्य। हमको गणना किसकी करनी है, देखिए ये चैप्टर देखने में जरूर बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान था। आप याद करिए, आपको विद्युत विभव की गणना करनी है। विभव गणना करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है कार्य, क्योंकि कार्य ही विभव होता है। अब कार्य के लिए जरूरी है बल और विस्थापन। तो हमने यही देखा, पहले दो बिंदुओं के बीच में बल निकाला, ये दूरियां दिखाते हुए, वो जो बल को फिर हमने औसत बल निकाल दिया, माध्य बल FAB। माध्य बल हुआ तो विस्थापन को निकालना है, बल गुणा विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल ऐसे कार्य कर रहा था, विस्थापन ऐसे कार्य कर रहा था, तो बल की दिशा में जब विस्थापन हुआ तो हमने वो R1 ये माइनस ये कर दिया था। अब अलग अलग बिंदु पे निकालना था, तो पहले B के ये निकाला, ये गुणा किया, ये आ गया। अब 1 में निकालिए या 100 में निकालिए या 1000 में निकालिए, कॉन्सेप्ट वही है। WAB निकाला कि A बिंदु के बीच में, फिर BC के बीच में निकाला WBC हो जाएगा, फिर CD के बीच में WCD हो जाएगा, DE हो जाएगा, डाटा अनंत तक चले गए हम। हमने संपूर्ण कार्य निकालने के लिए सारे कार्यों को जोड़ दिया, सारे कार्यों को जोड़ दिया तो ये कार्य हमारे पास निकल के आ गया। इतना था कार्य निकालने का तरीका। अब होता क्या है, हमें निकालना है विद्युत विभव। कार्य से हमें उतना लेना देना नहीं, कार्य के माध्यम से हमें पहुंचना कहाँ तक है, हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल है विद्युत विभव। और विद्युत विभव के लिए आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने शुरू में ही बताया था एक फार्मूला, क्या V = W, अब ये अनंत वाला है, बाई Q0। तो क्या फार्मूला, W का मान जब यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, V = 1/4πε0 Q0/R1 बटे Q0 कैंसिल आउट। तो फाइनल आपको निकल के आ गया V = 1/4πε0 Q/R1। अब ये 1 था, 1 मतलब क्या था, इसके बीच की दूरी 1 थी, अब इसको हमने 1 मान लिया या 2 मान लिया, कुछ भी सिंपल हमने R ही मान लिया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये फार्मूला निकला आपका किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये फार्मूला जैसे आपने तीव्रता में निकाला था, आपने तीव्रता में क्या निकाला था, आपने तीव्रता में निकाला था, क्या निकाला था,
तीव्रता में निकाला था 1/4πε0 Q/r। अब ये Q/r जो निकला है ये क्या था, उसमें तीव्रता में r² निकला था, आपको याद होगा ऐसे E = 1/4πε0 Q/r²। देखना बहुत आसान तरीका निकलने जा रहा है। ये तीव्रता के लिए निकला था और ये विभव के लिए, इसमें r है उसमें r² है, सिर्फ इतना अंतर है। दोनों में संबंध की अगर बात करते हैं तो आप देखिएगा ये v है ये r है, ये r हटा के नीचे बटे कर दो तो v/r हो जाएगा, तो e के बराबर हो जाएगा। कंफर्म ये हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है, आप सीख लोगे खुद आगे कर सके। आगे न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आपको ये देखना है इसका मात्रक भी बोल्ट होगा और यही फार्मूला प्राप्त होता है। इसके आगे जो आपके टॉपिक होंगे विद्युत द्विध्रुवीकरण, हाँ आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। जो आपने तीव्रता में पढ़ी थी, द्विध्रुव पढ़ा था आपने, द्विध्रुव के कारण तीव्रता पढ़ी गई थी एक अच्छी स्थिति में एक निरक्षीय स्थिति में। अब इसमें विभव पढ़ेंगे और उसमें भी ऐसी स्थितियां बनेंगी, वो हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। फिर मिलते हैं। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो बेशक आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा सिर्फ यही प्रयास है कि फिजिक्स आपको आसान तरीके से समझ में आए, कहीं भी किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन न लगे। हमने देखा है बच्चों को, बायोलॉजी वालों को खास करके केमिस्ट्री याद कर लेंगे, बॉटनी याद कर लेंगे, जियोलॉजी रट्टा मार लेंगे, लेकिन जब फिजिक्स की बात आती है वो घबराते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता उनको, और हमेशा फिजिक्स को बुरा विषय मान लेते हैं कि अरे मजबूरी में पढ़ना पड़ा था हमको। ऐसा नहीं है, आप पढ़ेंगे मेरे साथ, मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप फिजिक्स बेहतर पढ़ेंगे। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो कनेक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।